इस वीडियो में पढ़ेंगे संविधान के राष्ट्रपति जो गाइस होते हैं, राष्ट्रपति से यहाँ पर 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अभी ना करें, वीडियो देखकर कंटेंट समझ आने पर लास्ट में सब्सक्राइब करें। ओके गाइस, इससे बाहर आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, मेरा वादा है। यहाँ पर 100 से क्वेश्चन ज़्यादा होने वाले, 110 क्वेश्चन पूरे कराएंगे। कई वर्षों से यही प्रश्न गाइस पूछे जा रहे हैं, तो सभी प्रश्नों को रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। सभी क्वेश्चनों को याद करते हुए चलिएगा। एक बार में वीडियो अच्छा ना लगे, पसंद ना आए और समझ में ना आए, दोबारा वीडियो देखिएगा, सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या बना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर बताते रहना है और लास्ट में बताने 110 प्रश्नों में से कितने सही किए आप लोगों ने। ओके, लास्ट में आप सभी को बताने। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? यानी किस देश के सम्राट से या फिर राष्ट्रपति से या फिर आपके अमेरिका के राष्ट्रपति से करना संभावित है, यानी कि सर्वाधिक उचित है। भैया राइट है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर ब्रिटेन के सम्राट से। ब्रिटेन के सम्राट से यहाँ पर कंपेरिजन करना भारत के राष्ट्रपति के लिए सर्वाधिक उचित है। याद रखें ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है। याद रखें फर्स्ट क्वेश्चन का सी राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बना है, सेकेंड क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। चलो बताओ इस क्वेश्चन को। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? सेकेंड क्वेश्चन का भैया ए करेक्ट है। यहाँ पर राष्ट्रपति जो होते हैं भारत में कार्यपालिका के अध्यक्ष, याद रखिए राष्ट्रपति जो होते हैं भारत में कार्यपालिका के अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बना है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती किसमें नहीं होती, बताओ फटाफट। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नहीं होती, याद रखिए राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। याद रखें लास्ट में 50 क्वेश्चनों के बाद बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ओके, तो प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर बताते रहो कमेंट बॉक्स में। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को भी। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक होता है, सभी को पता होना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति जो होते हैं, याद रखें राष्ट्रपति जो होते हैं भारतीय संविधान के अनुसार देश के राष्ट्रपति प्रथम नागरिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलो देखो गाइस इस क्वेश्चन को, 5th क्वेश्चन देखो। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? तो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष भैया यहाँ पर राष्ट्रपति जो होते हैं, याद रखें। ओके, जल सेना, थल सेना, वायु सेना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, इसका भी याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर 100 कितने क्वेश्चन होंगे? 110 क्वेश्चन पूरे कवर करेंगे। भारत का राष्ट्रपति होता है, क्या होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है, बी करेक्ट है। राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, याद रखें राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है भारत का राष्ट्रपति, याद रखिए राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। ऑप्शन बी इसका भी करेक्ट है, याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? इस क्वेश्चन को करो पहले। सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर पूछ लिया गया। अभी तीनों सेनाओं का पूछा गया था तब राष्ट्रपति था, अब यहाँ पर सर्वोच्च कमांडर पूछा गया, ये भी राष्ट्रपति ही होगा। कौन होगा? राष्ट्रपति ही होगा। 7 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका भी है। चलिए बढ़ा जाएंगे क्वेश्चन में, देखिए इसको लास्ट में सब्सक्राइब शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में शेयर करना है, क्योंकि अभी देखो क्वालिटी देखो और क्वेश्चनों क्या देखो। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पेपर में बनते हैं, इजी क्वेश्चन नहीं बनते, डिफिकल्ट क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन वही बनते हैं। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योजनाएं नहीं है, कौन सी योजनाएं भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक नहीं है? तो मैं भारत का नागरिक हूँ, ये ठीक है, ये तो होना जरूरी है। मैं 35 वर्ष से अधिक आयु का हो चुका हूँ, मतलब ये भी ठीक है। उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हों, ये भी ठीक है। वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, ये गाइस गलत है। 8 क्वेश्चन देख रहे हो, ये गलत है। ओके, ये संसद का किसी भी सदन का सदस्य हो, ये गलत है, याद रखो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने के पात्र बनने के लिए व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन के पात्र होने के लिए कितनी आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए? 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, पूरी कर लेनी चाहिए, याद रखें ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। याद रखें आप सभी को इस क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 10th क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? भैया 10th का करेक्ट है, यहाँ पर कोई सीमा नहीं है। 35 वर्ष क्रॉस कर लेनी चाहिए, उसके बाद कोई सीमा नहीं है। 40 साल के हो, 45 साल के हो, 55 साल के हो, 60 साल के हो, ओके, कोई सीमा नहीं है, याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, डी करेक्ट था उसका। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या बना है,
एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? एक व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? 11 क्वेश्चन का डी करेक्ट है, कोई सीमा नहीं भैया, इसकी कोई भी सीमा नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट है, याद रखिए इस क्वेश्चन को भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? राष्ट्रपति जो होता है उसका निर्वाचन किस प्रकार से होता है? प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, मनोनयन द्वारा, कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। करेक्ट आंसर मैं बता दे रहा हूं यहाँ पर, करेक्ट बी, अप्रत्यक्ष रूप से होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन, ऑप्शन नंबर भैया यहाँ पर बी करेक्ट है, याद रखें आप सभी। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है गाइस? राष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचन के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? 13 का यहाँ पर करेक्ट डी, सामुदायिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणी मत पद्धति। सामुदायिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणी मत पद्धति, ऑप्शन नंबर भैया फिलहाल इसका डी करेक्ट है, याद रखें पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन बनते रहते हैं, याद रखिए आप सभी। किसी न किसी एग्जाम में गाइस सभी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप सभी को ही दिख रहा होगा, इस सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हो, चाहे वो एनटीपीसी हो, एसएससी हो, बैंक्स हो, पुलिस हो, सभी में रिपीट हुए हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावित एवं अनुमोदन की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए पूछा गया। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावित एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्याएं होनी चाहिए? 14 का करेक्ट है सी, कम से कम 50, ओके सी करेक्ट है, याद रखें 50-50 संख्याएं होनी चाहिए सदस्यों की। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बनना है, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी? भारत का राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी? 15 क्वेश्चन ध्यान से देखो, कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए हो, ये गाइस ये कैसी मानी जाएगी? अमान्य मानी जाएगी, अयोग्य मानी जाएगी, याद रखिए। कोई भी लाभ पर वह न हो, यानी कि कोई भी सरकारी नौकरी या वैसे भी कोई भी लाभ उसको प्राप्त ना हो रहा हो, तब राष्ट्रपति के लिए योग्य हो सकता है। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए, लोकसभा का सतत निर्वाचन होने के लिए आधारित हो, ओके। चलिए इसका डी करेक्ट है, याद रखिए। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, कैसे किया जाता है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव? 16वां क्वेश्चन भैया यहाँ पर राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ, एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा। एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा किया जाता है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, याद रखें इस क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है, किसके द्वारा संचालित किया जाता है? 17 का करेक्ट है यहाँ पर सी, निर्वाचन आयोग द्वारा, ना कि लोकसभा, ना कि प्रधानमंत्री, ना कि संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा, ओके। निर्वाचन आयोग द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता है? राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है, सी करेक्ट है फिलहाल। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़िए, देखिए यहाँ पर, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं, बता सकते हो कोई लोग? 18 क्वेश्चन को ध्यान से देखो, बताओ, करने की कोशिश करो। चुनाव आयोग, संसद, उच्चतम न्यायालय या फिर आपका उपराष्ट्रपति? भैया करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उच्चतम न्यायालय के पास भेजे जाते हैं राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, गौर से देखिए इस क्वेश्चन को क्या पूछा जा रहा है, इसमें ध्यान से पढ़ो। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आ रहा है 19 का ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 71 में किया गया है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 71 में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्या किया गया है? राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद तथा निर्णय उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रावधान संबंधित, मतलब किस अनुच्छेद में किया गया? निर्णय संबंधित, अनुच्छेद 71 में। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? यानी कि चुनाव प्रचार जब टाइमिंग होती है स्टार्टिंग में, प्रचार करने के लिए कितना टाइम दिया जाता है? 1 महीना, 2 सप्ताह, 1 सप्ताह और 3 सप्ताह। भैया यहाँ पर 20 का करेक्ट आज के बाद छूटना नहीं चाहिए, यहाँ पर हो जाएगा 2 सप्ताह, यानी 7 दूनी 14 दिन दिया जाता है, पूरा याद रखिए। 14 दिन प्रचार कर सकते हो, प्रचार प्रसार कर सकते हो राष्ट्रपति के चुनाव के उम्मीदवारों के लिए, ओके। 14 दिन याद रखिए, 2 सप्ताह दिया हो, याद रखें आप सभी। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? सिंपल है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ओके। आरटीबीपी के एग्जाम में अभी 10 जनवरी को हुआ था, क्वेश्चन रिपीट हुआ था। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? सभी को पता है भैया, 5 वर्ष के लिए होता है, याद रखें। ऑप्शन नंबर फिलहाल इसका 21 का बी करेक्ट है। क्लियर हो जाना चाहिए, रिपीट क्वेश्चन।
चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि 5 वर्ष की अवधि तक पद पर बना रहता है? फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं मैं, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से, अपने पद ग्रहण करने की तिथि यानी जब स्वयं पद ग्रहण करता है उस समय से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? ऐसे कौन सा अनुच्छेद है जिस कारण से वो बना रहे हो अपने पद पर? तो 22 का करेक्ट आंसर मैच जा रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अनुच्छेद 56 इसका करेक्ट आंसर है, याद रखें अनुच्छेद 56 इसका भैया करेक्ट आंसर है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो क्या बनना है। कौन सा क्वेश्चन था? 22 क्वेश्चन था। 23 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, चलो करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचित मंडल में क्या होते हैं? राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में होते हैं, क्या होते हैं गाइस? 23 का करेक्ट आंसर मैच कर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। बी करेक्ट है। संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। संसद के 2 सदन कौन से हैं? लोकसभा, राज्यसभा है। विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ये क्या कराते हैं भैया? राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल के लिए होते हैं, याद रखिए। राष्ट्रपति के चुनाव राष्ट्रपति क्या क्वेश्चन बना है? भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति को उसके पद से किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? करेक्ट आंसर जा रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को उसके पद से रिमूव किया जा सकता है, फिर हटाया जा सकता है। कंप्लीट हुआ। चलिए अच्छा है। कौन सा क्वेश्चन? 24 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है। देखिए पढ़िए इस क्वेश्चन को, करने की कोशिश करिए फटाफट। देखिए क्या क्वेश्चन है? भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। किस प्रकार राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है? 25 का करेक्ट आंसर जा रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर फिर से डी के साथ, संसद द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग लगाकर। अभी मैंने कराया इस क्वेश्चन को, संसद द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति पर, याद रखें। 26 क्वेश्चन देखो यहाँ पर, अविश्वास प्रस्ताव लाकर संविधान संशोधन से कानूनी कार्यवाही से महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई? जो गाइस संसद द्वारा महाभियोग लगाया जाता है, तो अविश्वास प्रस्ताव लाकर महाभियोग लगाया जाता है, वो महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई पूछा जा रहा है, और कुछ नहीं। राष्ट्रपति की ली गई यहाँ पर अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से ली गई है महाभियोग लगाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति पर संसद द्वारा। चलिए ये करेक्ट है, याद रखें। कौन सा क्वेश्चन है? 26 से 27 क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन बना है। भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? जो भारतीय राष्ट्रपति हैं गाइस प्रेजेंट टाइम में रामनाथ कोविंद है, सभी को पता है। और कौन से नंबर के हैं गाइस भैया? कौन से नंबर के? 13वें नंबर के हैं राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति भैया 12वें नंबर के। 1 सेकेंड सॉरी, जो आपके वेंकैया नायडू जो आपके राष्ट्रपति हैं 14वें नंबर के हैं। उपराष्ट्रपति 13वें नंबर के हैं। प्राइम मिनिस्टर 15वें नंबर के हैं, याद रखें आप सभी, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रामनाथ कोविंद आपके कौन है? गलती हो गई यहाँ पर कुछ, यहाँ पर जो आपके भैया राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद है, ना कि वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू आपके उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री हैं 15वें नंबर के प्रधानमंत्री पीएम। 14वें नंबर के यहाँ पर कोविंद जी हैं, राष्ट्रपति जो हैं, ओके। और यहाँ पर 13वें नंबर के कौन है? वेंकैया नायडू है, नायडू जी हैं, याद रखिए। ये है भैया आपके उपराष्ट्रपति। तो तीनों फैक्ट याद रखें, कंप्लीट कर लीजिए। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? 27 का करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। महाभियोग लगने पर राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना ही पड़ेगा। कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? कार्यकाल पूरा ना हुआ हो उससे पहले ही राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से अपने पद से कौन हटा सकता है? 28 का करेक्ट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, संसद द्वारा फिर से महाभियोग लगाकर। ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो रहा है, तो चांसेस बन रहे हैं इस क्वेश्चन के आने के पेपर में। ये क्वेश्चन आप सभी लोग टिक आउट कर लीजिए। राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है? संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। फिलहाल डी करेक्ट है, याद रखिए। कौन सा क्वेश्चन है? 28 क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को,
महाभियोग लाकर संसद में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्य का समर्थन चाहिए? कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? 29 का करेक्ट है यहाँ पर बी करेक्ट है। सदन संसद के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य होने चाहिए। 2/3 सदस्य कुल सदस्यों का, जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा 100 कुल सदस्य, 100 में से 2/3। ओके, तो इस तरीके से याद रखिए आप सभी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है फिलहाल इसका। भारत के राष्ट्रपति को कार्य की अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। फिर से वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि भारत का राष्ट्रपति कार्यकाल पूरा ना हुआ उससे पहले ही, उस अवधि की समाप्ति से पूर्व या फिर पहले ही उसको हटाया जा सकता है। किस द्वारा हटाया जा सकता है? अभी मैंने बार बार बोल रहा हूँ वही क्वेश्चन। 30 का करेक्ट है यहाँ पर सी, महाभियोग द्वारा, यानी कि संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो मैनेज करिए आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 31 क्वेश्चन। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद की गोपनीयता की शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति को कौन पद की गोपनीयता की शपथ दिलाता है? 31 क्वेश्चन देखिए ध्यान से। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, याद रखिए, भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, याद रखें। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, याद रखिए आप सभी। कंप्लीट हुआ? चलिए अच्छा, अगले क्वेश्चन में देखा जाए यहाँ पर। तो टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन, क्वालिटी अच्छी लग रही हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हो वीडियो कैसा है। इससे और भी बेहतर चाहिए तो आप सिर्फ बता सकते हो क्या कमी है। ओके, तो और भी सुधारने की कोशिश की जाएगी यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं फिलहाल यहाँ पर। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? जो राष्ट्रपति होता है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? किस अनुच्छेद के तहत? भैया अनुच्छेद 60 के तहत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, अनुच्छेद 60 करेक्ट है, 60। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? जो मुख्य न्यायाधीश जब गाइस अनुपस्थित हों उस टाइम राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? 33 का डी करेक्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश। यानी कि जब भैया आपके राष्ट्र मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो अनुपस्थित हो, यानी प्रेजेंट में ना हो, तो राष्ट्रपति को हमको भी शपथ दिलवानी है, तो उस टाइम कौन दिलाएगा शपथ? सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर फिलहाल डी करेक्ट है, याद रखें। चलो अच्छा बढ़ता है, अगले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर गए हों, यानी कि विदेश गए हों, राष्ट्रपति विदेश गया हो, उपराष्ट्रपति विदेश गए हो, यानी कि वेंकैया नायडू, रामनाथ कोविंद दोनों जी बाहर गए हैं, ठीक, देश से बाहर गए हैं, तो उस टाइम कार्यभार जो है वो कौन संभालेगा? कार्यभार को उनके ग्रहण करेगा, कौन ग्रहण करेगा उस टाइम? कौन अपना मतलब कि कार्यभार मतलब यहाँ पर संभालेगा? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के दोनों के पद। 34 का करेक्ट है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े है ना प्रेजेंट टाइम में, याद रखो। चलो अच्छा, इस क्वेश्चन को देखो। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेंगे? राष्ट्रपति यानी रामनाथ कोविंद जो हैं प्रेजेंट टाइम में भी अपना त्यागपत्र देना चाहें तो किसे संबोधित करेंगे? भैया ये संबोधित करेंगे आपके अपने उपराष्ट्रपति यानी वेंकैया नायडू को। उपराष्ट्रपति ऑप्शन में दिख रहा है 35 क्वेश्चन, 35 का बी करेक्ट है, उपराष्ट्रपति को संबोधित करेंगे यानी कि वेंकैया नायडू को। फिलहाल बी करेक्ट है, याद रखो आप सभी। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? भैया राष्ट्रपति जब अपना त्यागपत्र दे देता है अपने पद से, तो सूचना देता है भैया आपका उपराष्ट्रपति, बट देता किसको ये पूछा जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष को देता है, याद रखिए। प्रेजेंट टाइम में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है, याद रखें। 17वीं लोकसभा, याद रखें, 17वीं लोकसभा प्रेजेंट टाइम में है, याद रखें। लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला। चलिए क्लियर हुआ, आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक ही समय में यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो जाएं तो राष्ट्रपति की कृतियों का निर्माण कौन करेगा? फिर से वही क्वेश्चन आ चुका है। एक ही समय में एक ही टाइम में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के दोनों के पद खाली हों उस टाइम कार्यभार कौन संभालेगा? 37 का बी करेक्ट है। फिर से आगे क्वेश्चन, भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालेगा, याद रखें। ऑप्शन नंबर फिलहाल बी करेक्ट है, याद रखिए आप सभी। यदि मृत्यु त्याग पत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति को पद की रिक्ति हो जाए तो उस पद का कार्यकाल कौन संभालेगा? यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कोई भी हो, उनकी मृत्यु के टाइम मृत्यु हो जाए अचानक, तो उस टाइम कार्यकाल जो उनका होगा तो उसका कार्यकाल कौन संभालेगा? कार्यभार और कार्यकाल कौन संभालेगा? 38 का करेक्ट है यहाँ पर, फिर से उपराष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति की जब मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो राष्ट्रपति, दोनों की अपसेंटी पर या कुछ भी हो जाने पर तो मुख्य न्यायाधीश संभालते हैं पद, याद रखो।
चलो, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? 39 क्वेश्चन, बी करेक्ट है। ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति से पहले क्या थे? केंद्रीय गृह मंत्री थे। चलिए, क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पहले ऐसे सभी लोग बने हुए यहाँ पर राष्ट्रपति, सभी को पता है, सभी लोग यहाँ पर क्या बने हुए? राष्ट्रपति हैं, ठीक, बन चुके हैं, याद रखो आप सभी। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है? राष्ट्रपति तो थे, उससे पहले पहले पूर्व में उपराष्ट्रपति कौन नहीं था इसमें से? क्योंकि सभी अधिकतर उपराष्ट्रपति बनते हैं, फिर उसके अंदर राष्ट्रपति बनते हैं, तो यहाँ पर कौन नहीं था ये बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है। 40 क्वेश्चन, ज्ञानी जैल सिंह ये नहीं थे भैया आपके उपराष्ट्रपति। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट है, याद रखो। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? चौथे नंबर के, पहले नंबर के भैया आपके थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, दूसरे नंबर के कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तीसरे नंबर के कौन थे? तीसरे नंबर के डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। चौथे नंबर का मेरे को पूछ लिया गया भैया, चौथे नंबर का। और चौथे नंबर का 41 का करेक्ट आंसर भैया मैच करा दे रहा हूँ ए के साथ, वीवी गिरी थे, याद रखिए, वीवी गिरी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, याद रखिए। तो जो भैया आपके सबसे पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इनका कार्यकाल 1950 से 1962 तक रहा था, याद रखिए। कब? 1950 से 1962 तक सबसे लंबा कार्यकाल 12 वर्ष का, याद रखें आप सभी। क्लियर हो गया होगा, याद रखें आप सभी। चलिए, चौथे नंबर के वीवी गिरी। निम्न में से सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे, देखिए क्वेश्चन आ चुका है, मैंने जैसे ही बताया वैसे क्वेश्चन भी आ गया गाइस। ओके, निम्न में से सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे, याद रखें। 1950 से 1962 तक, याद रखिए, 12 ईयर्स यानी 12 वर्ष तक इनका कार्यकाल रहा, याद रखें। चलिए, चलो अच्छा, इस क्वेश्चन में देखो, भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी कौन थे, पूछा जा रहा है। 43 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भैया। अगर 43 का करेक्ट आंसर मैं बता दूं, वीवी गिरी थे, याद रखें आप सभी, वीवी गिरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनना, याद रखिए आप सभी। चलिए, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने वाले अभी तक एक मात्र उदाहरण है, कौन है? सर्वसम्मति से बता सकता है कोई? सर्वसम्मति का मतलब समझते हो आप सभी? निर्विरोध, समझ में आ गया होगा, निर्विरोध जो चुने जाते हैं, अपोजिट पार्टी में कोई भी ना हो, यानी कि एक ही लोग खड़े हो, दूसरा लोग कोई खड़ा ना हो। या नीलम संजीव रेड्डी रहते हैं हर समय, नीलम संजीव रेड्डी। ओके, यही सर्वसम्मति से चुने गए थे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखा जाए। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन अभी तक भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा है? अभी तक भारत का राष्ट्रपति कौन नहीं रहा है? 45 क्वेश्चन, सी राजगोपालाचारी कौन थे भैया? ये कौन थे? ये भैया आपके वो थे, देखो, गवर्नर थे, प्रथम भारतीय गवर्नर थे भैया यहाँ पर, सी राजगोपालाचारी, ना कि यहाँ पर राष्ट्रपति। ओके, याद रखें, राधाकृष्णन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन थे, ज्ञानी जैल सिंह थे। फिलहाल राइट आंसर जा रहा है डी के साथ। चलिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति, क्वेश्चन आ चुका है फिर से। 46 का करेक्ट है यहाँ पर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1950 से 1962 वाले, 12 वर्ष वाले, सबसे लंबा कार्यकाल, बी करेक्ट है। लगातार 2 बार राष्ट्रपति कौन रहे थे? लगातार 2 बार राष्ट्रपति कौन बने थे, बता सकता है कोई? लगातार 2 बार राष्ट्रपति भैया यही रहे थे आपके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखें। फिलहाल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए, इस क्वेश्चन को देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है बताओ? ऐसा कौन सा अनुच्छेद जो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचित की योग्यता निर्धारित करता हो? तो 48 का करेक्ट आंसर यानी मैच कर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। इसके बाद टॉपिक वाइज बता सकते हो कौन सा टॉपिक आप सभी के लिए बनाया जाए। ओके, इसके बाद कौन सा टॉपिक आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बनाया जाए, उससे 150 क्वेश्चन आ जाएंगे आपके फिर से। ओके, तो प्लीज़ बता सकते हो कौन सा टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए, बहुत बेस्ट वीडियो, और जिससे क्वेश्चन अधिकतर बन रहे हो एग्जाम में, वही बता सकते हो। तो जनता पार्टी जो गाइस है, जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे, याद रखिए, जो भैया निर्विरोध चुने गए थे, अपोजिट पार्टी में कोई नहीं था, अपोजिट पार्टी में। ओके, क्या क्वेश्चन है? 50 क्वेश्चन, ध्यान से देखो। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? ऐसे कौन से राष्ट्रपति भैया थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया था, 5 वर्ष पूरे नहीं हो पाए थे, उनके पहले इनकी डेथ हो गई थी? कौन थे? कोई कर रहा है इसको? चलिए, मैं बता दे रहा हूँ, 50 का करेक्ट आंसर जा रहा सी के साथ, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, याद रखें। ओके, कौन थे?
डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, याद रखें आप सभी। क्लियर हुआ? चलिए बढ़ा जाएंगे क्वेश्चन पर। चलिए बताइए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बता सकते हो कि इनकी मृत्यु किस वर्ष हुई थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो गाइस थे, इनकी मृत्यु किस वर्ष हुई थी, बताओ फटाफट आप सभी लोग। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? इन चारों ऑप्शनों में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है? भैया उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। उपराष्ट्रपति भैया राज्यसभा का सभापति होता है, याद रखें आप सभी। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। क्लियर हुआ? चलिए फिर क्लियर हो गया तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? इन चार ऑप्शनों में से भैया सभी की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति जी। सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। ऑप्शन नंबर फिलहाल डी करेक्ट है, याद रखें आप सभी। चलिए बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन पर। और टेस्ट कैसा लग रहा? सच्चाई से बोला करो यार, बिल्कुल ट्रूली बोला करो, ट्रू बिल्कुल सत्य बोला करो। अच्छा नहीं अगर कुछ दिक्कत आ रही, कुछ कमी हो तो प्लीज़ बता दिया करो यार। कुछ भी वीडियो देख ले तो प्लीज़ कुछ रिप्लाई कर दिया करो। इतनी मेहनत से बनता है, इसने मेहनत से टाइप हुए सारे क्वेश्चन। 110 क्वेश्चन टाइप करने में बहुत टाइम लगा है। 4 से 5 घंटे में पूरा बन पाया ऐसी चीज़ें। 4 से 5 घंटे आप लोग बना कर देखो, एक बार पता चलेगा। तो इसलिए बोलता हूँ प्लीज़ बताया करो, कुछ भी कमी हो तो प्लीज़ बता दिया करो। नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आप सभी के लिए, ओके। कितना भी कमेंट करोगे भरेगा नहीं कभी वो। तो 53 क्वेश्चन देखो यहाँ पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल जो होता है उसके नियुक्तियों मतलब मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? 53 का करेक्ट है यहाँ पर सी। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जी ही करते हैं, बट वो प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंत्रियों की नियुक्ति। चलो इसको देखो, 54 क्वेश्चन को देखो। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद तक रह सकता है? कौन अपने पद तक रह सकता है भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक? 54 यानी 54 का करेक्ट है सी, राज्यपाल। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये उपराष्ट्रपति करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसके पास है? किसी भी व्यक्ति की फांसी मतलब फांसी की सजा हो उसको बदलने या फिर कम करने, उसका जो सजा है टाइम जो सजा जो काट रहा है वो जेल में, तो उसकी कम करने के या फिर आपको उसका फांसी का डेट जो है उस फिक्स है उसको डिफरेंट यानी बदलने के लिए किसका अधिकार है, किसके पास है? और फांसी की सजा माफ़ भी कर सकता है। किसको कौन माफ़ कर सकता है? फांसी की सज़ा माफ़ कर सकता है या फिर उसकी डेट डिफरेंट यानी बदल सकता है, यानी कि उसकी सज़ा कम कर सकता है। भैया राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति के पास ऐसा पावर होता है जो फांसी किसी व्यक्ति को दी जा रही तो उसको भैया माफ़ कर सकते हैं बिल्कुल भी, ओके। तो 55 का यहाँ पर ए करेक्ट था। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्य नामांकित किए जाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों में कुल कितने सदस्य? भैया 14 सदस्य। सभी को पता होना चाहिए। राज्यसभा में 12 है, लोकसभा में 2 है, टोटल 14 है, याद रखें। एंग्लो इंडियन द्वारा ये सभी सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। देखिए आप क्वेश्चन क्या बनना है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह क्या नहीं कर सकता? वह न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए। न्यायालय के न्यायाधीशों को भैया राष्ट्रपति नहीं हटा सकता, याद रखें आप सभी। क्षमा प्रदान कर सकता है, याद रखें। आपातकाल की घोषणा कर सकता है, याद रखें। अध्यादेश जारी कर सकता है, याद रखें। बट वे न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं उनको रिमूव नहीं कर सकता है राष्ट्रपति आपका। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, इससे बाहर है आप सभी के क्वेश्चन नहीं बनने वाले। 110 क्वेश्चन इसी वीडियो में करा देंगे। इससे इसके अंदर ध्यान से पढ़ लोगे, रट लोगे, इससे बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ओके। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दूं एक बार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने का शक्ति प्रदान करता है? 58 का सी करेक्ट है। अनुच्छेद भैया 43 है, वो सी है भैया, बी नहीं सी है। संसद का अधिवेशन बुलाने का काम है, किसका काम है? संसद का अधिवेशन कौन भैया बुलाता है? संसद का अधिवेशन 59 का डी करेक्ट है, राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। संसद का अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं, याद रखें। चलो इसको देख लो फिर। भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? जो भैया भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी भारत के राष्ट्रपति ने? 60 का करेक्ट है, डी कभी भी नहीं की गई भैया अभी तक आर्थिक संकट की घोषणा, याद रखें। डी करेक्ट है, कभी भी आर्थिक संकट की घोषणा राष्ट्र नहीं की गई, याद रखिए आप सभी। और की भी जाएगी तो राष्ट्रपति ही करते हैं आर्थिक संकट की घोषणा।
देखिए इस क्वेश्चन को, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल संभाला, फिर राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? ये थे न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। कौन थे? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह थे, जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला या फिर कार्य किया। मुख्य न्यायाधीश थे भैया ये न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। ओके, क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए, छूटना नहीं चाहिए। पूछ लिया जाए ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे, ऐसे कौन से न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति का कार्यकाल कुछ दिनों तक संभाला था? तो ये थे कौन? हिदायतुल्लाह, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची पर अध्यादेश जारी कर सकता है? 62 क्वेश्चन बताओ। अच्छा, डी करेक्ट है, संघ व समवर्ती सूची। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, याद रखें। बताओ इस क्वेश्चन को, राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? किस पर कर सकता है, किस पर नहीं कर सकता है? यहाँ पर किस पर किया था अभी किस पर किया था? यहाँ पर पूछा गया किस पर कर सकता है, ये पूछा गया 62 क्वेश्चन में। क्या बताया था मैंने अभी? संघ व समवर्ती सूची पर अध्यादेश जारी कर सकता है। संघ व समवर्ती सूची पर अध्यादेश जारी कर सकता है, बट यहाँ पर राज्य सूची पर अध्यादेश कभी भी जारी नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है, याद रखिए। इस पर नहीं कर सकता है और राज्य व समवर्ती सूची पर कर सकता है। नहीं, राज्य नहीं था यहाँ पर, राज्य ही थे ना 62 का, राज्य नहीं था, संघ था, डी करेक्ट था इसका। चलो अच्छा आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के आरंभ या फिर प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के आरंभ या प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? 64 का सी करेक्ट है, ए बी दोनों। लोकसभा प्रति वर्ष लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद लोकसभा प्रतिवर्ष के लिए या फिर प्रतिवर्ष लोकसभा के लिए। 65 क्वेश्चन करो। संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? कर रहे हो आप सभी इस क्वेश्चन को? करो, अच्छा बताओ फिर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। अनुच्छेद 124 में डिस्कस किया गया है, बताया गया है कि राष्ट्रपति जो होता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भैया करता है 124 के अंतर्गत। इसमें 124 में डिस्कस किया गया है, याद रखें आप सभी, उल्लेख है इसका। बताओ इस क्वेश्चन को, किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को समाधान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? फिर से वही क्वेश्चन आ चुका है जो क्षमादान वाला होता है 66 का। यह केवल राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, याद रखें। ओके, चलिए क्लियर हुआ। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग बताओ? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है, फिर मानने के लिए बाध्य है? 67 का एक करेक्ट है, अनुच्छेद 74 ए राइट है, याद रखें। पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये क्वेश्चन अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देख लो। युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? युद्ध की घोषणा भैया आपके राष्ट्रपति ही करते हैं, याद रखें। आपातकाल भी भैया आपके राष्ट्रपति ही लगाते हैं। क्लियर हुआ? चलिए डी करेक्ट है, याद रखो। लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जा सकती है? लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जा सकती? तो 69 का बी करेक्ट है। प्रधानमंत्री की परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग कर सकते हैं, बट राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं कर सकते। राज्यसभा के प्रत्येक वर्ष 2/3 सदस्य क्या होते हैं? रिटायरमेंट होते हैं, याद रखिए, या फिर सेवानिवृत्ति बोल सकते हो। 70 क्वेश्चन देखो यहाँ पर, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी परिस्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी परिस्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? 70 क्वेश्चन को देखो, बी करेक्ट है। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर क्या कर सकता है? आपातकाल की घोषणा कर सकता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर। चलो बताओ इस क्वेश्चन को, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? भारतीय क्वेश्चन ध्यान से देख लो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, लॉन्ग क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट है और सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए और बड़े बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके,
तो ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है? नहीं, जो भारत का राष्ट्रपति होता है कौन से अनुच्छेद में अध्यादेश जारी कर सकता है, पूछा गया। सिंपल तरीके से देखो, 71 का सी करेक्ट है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में अध्यादेश जारी कर सकता है? फिर से क्वेश्चन आ चुका है। अनुच्छेद, अभी यहाँ पर कौन सा अनुच्छेद था? अनुच्छेद 123 था ना। अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी कर सकता है भैया राष्ट्रपति। और यहाँ पर किस स्थिति से, क्या यहाँ पर स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है, ये पूछा गया है। किस स्थिति में कर सकता है? संसद के अधिवेशन न रहने की स्थिति में। संसद के अधिवेशन में न रहने की स्थिति में राष्ट्रपति जो होते हैं भैया अनुच्छेद 123 के अकॉर्डिंग अध्यादेश जारी कर सकते हैं। चलो बताओ इस क्वेश्चन को फिर। राष्ट्रपति द्वारा जारी कर एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? जो राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है, संसद के जो संसद का सत्र होता है शुरू होने से पहले पहले कितने समय तक वह अपने पास रख सकता है, ये बताओ फटाफट। 73 क्वेश्चन। ये भी करेक्ट है, 6 सप्ताह रख सकता है। 6 सप्ताह का मतलब समझते हो, 6 × 7 कर दोगे, 7 × 42 यानी 42 डेज। 42 डेज वह रख सकता है, यानी 1 महीने 12 दिन। ओके, चलो आ जाओ इस क्वेश्चन को फिर। 74 क्वेश्चन देखो, राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है? राष्ट्रपति जो भैया क्षमादान करता है वह किस क्षमादान की शक्ति जो भैया राष्ट्रपति के पास होती है, कौन कौन से क्षमा कर सकता है राष्ट्रपति? क्या मृत्युदंड क्षमा कर सकता है, वह माफ कर सकता है मृत्युदंड को? सैनिक अदालत द्वारा दिए गए दंड को माफ कर सकता है वह? ऐसे मामले में दिए गए दंड जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, क्या माफ कर सकता है वो? भैया कर सकता है। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है? 74 का यहाँ पर डी करेक्ट है, सब कुछ माफ कर सकता है राष्ट्रपति। ओके, याद रखो। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति है? बताओ इस क्वेश्चन को। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति है? पूर्ण निषेध, निलंबित निषेध या फिर पॉकेट निषेध? ये सभी हैं, पूर्ण निषेध, निलंबित निषेध, पॉकेट निषेध। ऑप्शन डी करेक्ट है, याद रखें। चलो फिर आ जाओ इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह है, या फिर वह था। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह कौन है? 76 का सी करेक्ट है। भारतीय डाक संशोधन अधिनियम। भारतीय डाक संशोधन अधिनियम में क्या किया था? वीटो शक्ति यूज की गई थी राष्ट्रपति द्वारा। चलिए, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है, राज्यसभा में 12 है। ओके, तो भैया वो है एंग्लो इंडियन द्वारा मनोनीत करने का अधिकार होता है लोकसभा में, याद रखें। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? फिर से क्वेश्चन आ गया, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो भैया कौन करेगा क्या? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भैया उसके पास पावर आ जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास आ जाएगा। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? विधायी, प्रशासनिक, न्यायिक या फिर आपका व्यक्तित्व है? तो 79 का करेक्ट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर किसके साथ? ए के साथ, विधायी है, याद रखें। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, बता सकते हो वही लोग? 80 क्वेश्चन को बताओ। पढ़ा लिखा ना हो तब भी चल जाएगा, बट यहाँ पर 35 वर्ष की आयु पूरी करनी नहीं चाहिए, सांसद चुने जाने की योग्यता हो, देश का नागरिक हो। ओके, पढ़ाई लिखाई हो या ना हो यह आवश्यकता नहीं है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। चलो अच्छा बताओ इस क्वेश्चन को। 81 क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र राज्य है या फिर आपका देश है, इसका अर्थ क्या, मीन्स क्या है इसका बताओ। भारत एक जो गणतंत्र राज्य है या फिर भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ पूछा गया है 81 क्वेश्चन का। तो चलिए इसका सी करेक्ट है, पढ़ लो पहले एक बार। सी राइट है भैया। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, याद रखें। कैसा है? गणतंत्र है, याद रखिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वंशानुगत शासन भैया नहीं है। जैसे कि राष्ट्रपति यहाँ पर आपके पिताजी तो आप भी राष्ट्रपति बनो, ऐसा कुछ नहीं है, वंशानुगत नहीं है।
आपके पिता पुलिस में थे तो आप भी पुलिस बनो, ऐसा नहीं। आपके पास पावर होगी, आपके पास मेंटलिटी होगी, माइंड होगा, स्किल टेस्ट होगा, स्किल क्षमता होगी, तो आप सभी लोग बन सकते हो। ओके, बट ऐसा नहीं होगा वंशानुगत बनते जाए, आप बने, आप फिर उसके आपके बच्चे बनेंगे, फिर आपके बाद आपके बच्चे वैसे आपके बच्चे के बच्चे बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये गणतंत्र है, याद रखें, वंशानुगत नहीं है। भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है, कैसे चुना जाता है? निर्वाचित सांसदों एवं विधानसभा द्वारा। निर्वाचित सांसदों एवं विधानसभा द्वारा भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? राष्ट्रपति का जो भैया चुनाव होता है उसमें जो लड़ाई वगैरह हो जाती है, विवाद हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, उसमें किसकी सलाह ली जाती है? तो भैया सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ली जाती है, याद रखें, सी करेक्ट है इसका, सर्वोच्च न्यायालय। भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं भैया, भारत के राष्ट्रपति का प्रतिमाह वेतन कितना होता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है भैया। 5 लाख होता है रुपये, 5 लाख रुपए होता है प्रतिमाह वेतन भैया राष्ट्रपति जी का, याद रखें। अगली बार क्वेश्चन पेपर में आ जाए, कभी भी छूटना नहीं चाहिए। 5 लाख राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है प्रतिमाह? 5 लाख। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपए जमा करना होता है? जब गाइस नामांकन होता है, राष्ट्रपति जैसे अपना अप्लाई करते हैं, जैसे निर्वाचन के लिए नहीं, खड़े होने के लिए चुनाव में, तब वो जमानत के तौर पर कितने रुपए जमा करने होते हैं? 15,000 रुपए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका, याद रखें, 15,000 रुपए। राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में आजीवन कितना रुपए प्रतिवर्ष मिलता है? भैया जो रिटायर हो जाता है राष्ट्रपति, जैसे 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया उसका, अब उसको प्रतिवर्ष कितना रुपए मिलता है, याद रखें। यहाँ पर भैया करेक्ट आंसर मैं बता दे रहा हूँ, 86 का। देख लो, आज के बाद छूटा नहीं, पेपर में आ जाए, छूटे ना। 30 लाख रुपए सालाना मिलता रहता, फिर भी 30 लाख। ओके, चलिए, उसका आधा, यानी कि अभी प्रेजेंट टाइम में कितना मिल रहा है? 5 लाख मिल रहा है ना, महीने का 5 लाख मिल रहा है, तो साल का कितना हो गया? 12×5 60 लाख हो गया। ओके, एक साल का 60 लाख हो गया। अब 5 वर्ष के बाद उसने कार्यकाल उसका पूरा हो गया, तब उसको आधा रुपये मिलेगा, तब भी 2.5 लाख रुपये मिलने लगेगा। 2.5 लाख इंटू 12 कर दोगे, 12×5 60 के जीरो ऐसे लगे, 12 दूनी 24 है 30, तब भी उसको 30 लाख रुपये मिलता रहेगा, याद रखो। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? भारत का जो भैया राष्ट्रपति है, किसका एक अभिन्न अंग है? संसद का, याद रखें। ओके, संसद का। देखिए, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव थे? कौन से राष्ट्रपति थे जो गाइस गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव थे? 88 का सी करेक्ट है, ज्ञानी जैल सिंह। कौन? ज्ञानी जैल सिंह, जैल सिंह। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? 2 अवधि के लिए भी आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, 2 अवधि के लिए, लगातार 2 अवधि, 1950 से 1962 तक। चलो, तो 89 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हम आ गए यहाँ पर कितने? 90 क्वेश्चन पर, और यहाँ पर 110 क्वेश्चन पूरे कवर करेंगे। भारत के सॉरी यहाँ पर क्या क्वेश्चन? लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? लाभ का जो भाई पद होगा उसका निर्णय कौन करता है? संघीय संसद करती है, याद रखें, संघीय संसद। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? भारत सरकार जो गाइस है उसका संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति जी होते हैं, याद रखिए। राष्ट्रपति संवैधानिक सलाह मतलब के संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं भारत सरकार के। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। भारत के पहले भैया राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सभी को पता है, उनका चुनाव किया गया था। कैसे किया गया था? 92 का सी करेक्ट है, संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा द्वारा भैया चुने गए थे, याद रखिए। यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र करने का निर्णय लेते हैं या फिर त्यागपत्र देना चाहते हैं, तो अपना त्यागपत्र किसे देंगे या संबोधित करेंगे? भैया उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट है, 93 का डी राइट है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, याद रखें। भारत के राष्ट्रपति प्रथम कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष है, कहीं पे है, सी करेक्ट है। निर्वाचन के लिए 35 वर्ष आयु सीमा पूर्ण कर लेनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग लगाने का अधिकार है, किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार भैया संसद के दोनों सदनों के पास है, उच्च सदन निम्न सदन। उच्च सदन बोलते हैं राज्यसभा, ये क्या भैया उच्च सदन है। निम्न सदन भैया हो जाएगी आपकी लोकसभा, याद रखें दोनों को। ओके,
चलिए, भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा को कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? जो भैया भारत का राष्ट्रपति होता है राज्यसभा में भैया यहाँ पर 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। लोकसभा में 2, राज्यसभा में 12 है। क्लियर हुआ? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट है। राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। 97 का सी करेक्ट है। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य नहीं होता है? कौन नहीं होता है? दोनों सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, उसमें से कौन एक सदस्य नहीं होता है? 4 ऑप्शनों में से कौन नहीं होता है? राष्ट्रपति नहीं होते हैं। ओके, राष्ट्रपति अलग होता है, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति अलग अलग होते हैं, सदस्य नहीं होता है। चलिए इसको देखिए, 99 क्वेश्चन देखिए, इसके बाद और 10-11 क्वेश्चन बचे हुए। तो भारत के केंद्रीय मंत्रियों की गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है? जो गाइस भारत के केंद्रीय मंत्री होते हैं उनकी गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति ही दिलाते हैं, याद रखिए। युद्ध की घोषणा शांति का फैसला करने के कानून के रूप में सक्षम है, कौन सक्षम है? युद्ध की घोषणा शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से कौन सक्षम है? 100 क्वेश्चन, ये भी राष्ट्रपति ही सक्षम है, याद रखें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे थे? भैया कितने वर्ष तक रहे थे? 12 वर्ष तक रहे थे। सी करेक्ट है, याद रखिए 12 वर्ष कुल। इनमें से किसने भारतीय गणराज्य के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? इनमें से किसने भारतीय गणराज्य के रूप में 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, वर्क किया? बताओ फटाफट। 102 क्वेश्चन। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, पहले नंबर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे नंबर के कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और तीसरे नंबर के डॉक्टर जाकिर हुसैन, और चौथे नंबर के कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह थे कि वीवी गिरी थे? वीवी गिरी थे चौथे नंबर के। 12वें नंबर की भैया कौन थी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल सिंह 12वें नंबर की। और यहाँ पर 13वें नंबर के कौन थे? प्रणब मुखर्जी थे। 13वें नंबर के कौन थे? प्रणब मुखर्जी थे ना इसके बाद। और 14वें नंबर के यहाँ पर रामनाथ कोविंद है, याद रखें आप सभी। ओके, चलिए फिर क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? 4 ऑप्शन थे कि भारत के राष्ट्रपति जो भैया होते हैं उसके चुनाव में कौन भाग नहीं लेता? इन ऑप्शनों में से विधान परिषद का भी भाग नहीं लेती, विधानसभा लेती, लोकसभा लेती, राज्यसभा लेती भाग राष्ट्रपति के चुनाव में। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन बनना है, ध्यान से पढ़ो। निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में जिस क्रम में सेवा की, उनमें निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? स्टार्टिंग से बताओ। भैया बी करेक्ट है। NS रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी हो गए, ज्ञानी जैल सिंह हो गए, R वेंकट रमन हो गए, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हो गए। यही इसका क्रम सही है, याद रखें, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या बना है, 104 क्वेश्चन। 105वां क्वेश्चन देखो। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? कार्यपालिका प्रमुख बताओ फटाफट। सी करेक्ट है, राष्ट्रपति होता है। न्यायपालिका का प्रमुख भैया राष्ट्रपति होता है, कार्यपालिका का प्रमुख भी राष्ट्रपति ही होता है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन 106 क्वेश्चन। चलिए गाइस देखिए 106 क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? ऐसा कौन सा अनुच्छेद में ये उल्लेख किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? 106 का भैया यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, याद रखें इस क्वेश्चन को भी। देखिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसमें से कौन सा कथन गलत है? तो पहला ऑप्शन देखिए पर इसका पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति का चुनाव राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, ये गलत है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, इसका बिल्कुल भी गलत आंसर है। ओके, यही इसका क्या है, गलत कथन है, याद रखें आप सभी। और भी पढ़ सकते हो, ऑप्शन पढ़ सकते हो एक बार, उसकी इसकी पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम पर भेज दूंगा। देखो यहाँ पर पढ़ सकते हो आप सभी लोग। ओके, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से 4 ऑप्शंस में से कौन सुमेलित नहीं है? राष्ट्रपति का चुनाव 1954 में होता है क्या? 108 क्वेश्चन देखो, ठीक है बिल्कुल सही है। हाँ, राष्ट्रपति का चुनाव का तरीका अनुच्छेद 55 में, ये भी ठीक है। और राष्ट्रपति पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती भैया 123 में भी मैंने बताया। राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये 60 नहीं, ये गलत है इसका। ओके, ये डिफरेंट है। महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कौन सी होती है? प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो सही से देखो होगा, क्योंकि मैं पिछले क्वेश्चनों में कराया हुआ है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, कौन से अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है?
60 नहीं है। बता सकते हो कौन से अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है राष्ट्रपति पर महाभियोग? राष्ट्रपति का पद किस तरीके से खाली हो सकता है? राष्ट्रपति का जो पद है किस तरीके से खाली हो सकता है? कार्यकाल समाप्त होने पर, त्यागपत्र देने पर, सिर्फ महाभियोग के शुरू होने पर। भैया ए भी दोनों हैं। कार्यकाल समाप्त हो गया होगा तभी आपका राष्ट्रपति का पद खाली होगा, याद रखें। दूसरा क्या है? त्यागपत्र देने पर। इन दोनों के होने पर ही राष्ट्रपति का पद क्या होगा? इम्पटी हो जाएगा, यानी खाली हो जाएगा। ओके, तो याद रखें आप सभी, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या बना, देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा इसमें से क्वेश्चन का कथन जो है वो सही नहीं? राष्ट्रपति भारत के सैन्य बलों का प्रमुख होता है, सभी को पता है भैया। तीनों सेनाओं का भैया क्या होता है? प्रमुख होता है। राष्ट्रपति केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष पेश करता है, भी बिल्कुल भी करेक्ट है भैया। राष्ट्रपति वित्त आयोग का अध्यक्ष होता है, ओके बिल्कुल करेक्ट है। वित्त आयोग का, योजना आयोग का, यहाँ पर नीति आयोग का, योजना आयोग की जगह नीति आयोग आ गई है। क्या है क्वेश्चन? इसको देखो, ये इसका क्या है? डिफरेंट है, याद रखो, अलग है, यानी सही आंसर है, ये नहीं करता है। अनुदान की कोई भी मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना की जा सकती, जबकि नहीं की जा सकती। अनुदान की कोई भी मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना की जा सकती, जबकि नहीं की जा सकती। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लो, क्या क्वेश्चन था? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर सी वाला सही नहीं है। अनुदान की कोई भी मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना की जा सकती, जबकि नहीं की जा सकती। तो टेस्ट कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा प्लीज, और नेक्स्ट टॉपिक बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।